हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरसीसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 331 से क्वेश्चन नंबर 340 तक। क्वेश्चन नंबर 331, द मैग्नीट्यूड ऑफ लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्टील इज इन द रेंज ऑफ। यहाँ पर आपको लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस पूछा गया है, रिलैक्सेशन में कितना होगा, परसेंटेज में आपको रेंज पूछी गई है। लॉस ड्यू टू क्रीप इन स्टील और रिलैक्सेशन ऑफ स्टील, या तो क्रीप भी कहेंगे उसको या रिलैक्सेशन कहा जाता है। व्हेन द स्ट्रेसेस इन स्टील इज मोर देन हाफ ऑफ इट्स यील्ड स्ट्रेस देयर इज क्रीप इन स्टील। यदि स्टील की स्ट्रेस हाफ से ज़्यादा हो जाती है उसकी यील्ड स्ट्रेस से, तो उसमें क्या होगा, क्रीप होगा। फोर्स ऑफ प्री स्ट्रेस फॉल्स एज अ रिजल्ट ऑफ क्रीप इन स्टील, देन देयर इज अ लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस, और इसके कारण क्या हो जाता है, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस होगा। परसेंटेज क्रीप वेरीज फ्रॉम 2 to 8%। क्रीप इन द स्टील इज ऑल्सो टर्म एज रिलैक्सेशन ऑफ स्टील। रिलैक्सेशन ऑफ स्टील या क्रीप कितना होगा, 2 से 8% होगा। कब होगा ये, जब स्टील की स्ट्रेस ज़्यादा हो जाती है यील्ड स्ट्रेस के हाफ से, मोर देन हाफ ऑफ इट्स यील्ड स्ट्रेस, तो क्रीप होगा स्टील में, उसको रिलैक्सेशन भी कहा जाता है, और 2 से 8% होगी। क्वेश्चन नंबर 331 ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 332, IRC prescribes Coulomb's theory of earth pressure for the design of abutments and wing walls. The ratio of height of center of pressure above the bottom of the height of the wall is equal to। यहाँ पर रेशियो पूछा गया आपको कितना होगा, तो ये होता है 1/3। हाइट पूछी गई है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर अबाउट द बॉटम ऑफ द हाइट ऑफ द वॉल इज इक्वल टू, वो होती है 1/3 के बराबर। 1/3 का मतलब हो जाएगा 0.33। बॉटम से यदि देखेंगे तो हाइट कितनी हो जाएगी, 1/3। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 332 ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 333, in the limit state method of design, the failure criteria for reinforced concrete beams and column is। LSM के अकॉर्डिंग आपको डिज़ाइन यदि करना है कॉलम और बीम की, तो उसमें फेलियर क्राइटेरिया कौन सा होगा, कौन सी थ्योरी यहाँ पर कंसिडर होगी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी। ठीक है, क्योंकि हम जो लिमिट स्टेट मेथड डिज़ाइन होती है वो किसके बेसिस पे होती है, वो स्ट्रेंथ के बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर 333 ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी का हम यूज़ करेंगे, ये एक फेलियर क्राइटेरिया होगा फॉर रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट बीम एंड कॉलम, यदि हम डिज़ाइन करते हैं लिमिट स्टेट मेथड से। क्वेश्चन नंबर 334, कॉम्बिनेशन ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स फॉर लोड्स अंडर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी विल बी। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर बताना है, डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड। इनके लिए आपको पार्शियल सेफ्टी फैक्टर पूछा गया है, कोलैप्स और सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट की, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी और लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। इसको हम आईएस कोड से समझते हैं। आईएस कोड 456/2000, टेबल नंबर 18, वैल्यूज ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर गामा एफ फॉर लोड्स। लोड कॉम्बिनेशन, डेड लोड, लाइव लोड, डेड लोड, विंड लोड। डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड, ये कॉम्बिनेशन है, लोड का 3 कॉम्बिनेशन है। अब इनके लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हम देखेंगे, लिमिट ऑफ कोलैप्स और लिमिट ऑफ सर्विसिबिलिटी, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। डेड लोड और लाइव लोड की बात करते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.5, मतलब 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 लाइव लोड। सेकेंड, डेड लोड विंड लोड, इसमें आप देख सकते हो 1.5 या 0.9 होगा। ठीक है, यहाँ पर नोट्स दिया गया, इसकी कंडीशन दी गई कब यूज़ करेंगे हम 1.5 और कब 0.9। विंड लोड कितना होता है, 1.5। थर्ड क्राइटेरिया तीनों के लिए हम देखते हैं, तीनों के लिए क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लोड, तीनों लोड है तो उसके लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.2 होता है, लिमिट ऑफ कोलैप्स। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी की बात करते हैं, डेड लोड और लाइव लोड है, यदि ये कॉम्बिनेशन है लोड का, तो यहाँ पर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1 हो जाएगा दोनों के लिए। सेकेंड केस में भी 1 होता है,
और यदि तीनों लोड कंसिडर किए जाते हैं तो पहले के लिए मतलब डेड लोड के लिए 1, लाइव लोड 0.8 और विंड लोड 0.8। अब आप यहाँ पर ऑप्शन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 334 ऑप्शन सी करेक्ट होगा। लोड कॉम्बिनेशन यदि आप देखते हो, डेड लोड लाइव लोड के लिए 1.5 होगा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, डेड लोड विंड लोड के लिए 1.5, और यदि तीनों लोड होते हैं तो 1.2। ये लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में डेड लोड लाइव लोड में 1, डेड लोड विंड लोड 1, और यदि तीनों को कंसिडर करते हैं तो 0.8 लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 335। The bending moment coefficient for continuous RC slabs in IS 456 1978 code is based on IS 456 1978 और 2000 दोनों से हम समझेंगे। IS 456 1978 has adopted moment coefficient derived by Rankines-Grashof for the analysis of simply supported rectangular slab without any provision of torsion for continuous RC slabs Mercus Methodist basis। कंटिन्यूस स्लेब होगी तो उसके लिए कौन सी मेथड होती है, मेरकस मेथड होगी। सेकेंड यदि हम 2000 के अकॉर्डिंग देखते हैं, IS 456 2000 has adopted moment coefficient derived by Rankines-Grashof for the analysis of simply supported rectangular slab without any provision for torsion as in table 27। However, for continuous RC slab, coefficient of table 26 is based on yield line theory। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, यदि आपको क्वेश्चन 1978 से पूछा जाता है तो कौन सी मेथड हम यूज़ करते हैं, मेरकस मेथड होगी, और 2000 से पूछा जाता है तो यील्ड लाइन। यहाँ पर आपको ऑप्शन गलत दिया गया है गुप्ता में। क्वेश्चन नंबर 335 ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा बी, और सी ऑप्शन कब होगा, जब IS कोड 2000 से पूछा जाता है तो सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 335 ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 336, द सम ऑफ नोडल फोर्सेस एट एनी यील्ड लाइन इंटरसेक्शन इन अ स्लेब इज। द यील्ड लाइन थ्योरी कंसिडर्स इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। यील्ड लाइन थ्योरी क्या कंसिडर करती है, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, और इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस में क्या होता है, डेट इज द सम ऑफ नोडल फोर्सेस एट इंटरसेक्शन इज जीरो। यदि हम इक्विलिब्रियम करते हैं तो उसमें इंटरसेक्शन में नोडल फोर्सेस का सम कितना होगा, जीरो के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 336 ऑप्शन ए इज करेक्ट, द सम ऑफ नोडल फोर्सेस एट एनी इंटरसेक्शन इज जीरो। क्वेश्चन नंबर 337, the assumptions that the plane sections normal before bending remain normal after bending is used। यदि एक बीम है, ठीक है, ये प्लेन है, नॉर्मल प्लेन है, ये पहले नॉर्मल है इस एक्सिस के, इस एक्सिस के नॉर्मल है मतलब 90 डिग्री पे है, और जब बीम बेंड हो जाती है उसके बाद भी क्या होगा, इस एक्सिस के ये 90 डिग्री पे होंगे। ठीक है, बेंड होने के बाद भी जब बीम में बेंडिंग होता है उसके बाद भी ये प्लेन 90 डिग्री पे होंगे। ये किसका एजम्पशन था, कौन सी मेथड का, ऑप्शन ए ओनली इन द वर्किंग स्टेट मेथड, ऑप्शन बी ओनली इन द LSM, ऑप्शन सी बोथ LSM एंड WSM, एंड ऑप्शन डी इज ओनली इन द अल्टीमेट लोड मेथड ऑफ डिजाइन। प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग will remain plane after bending, ये फर्स्ट एजम्पशन है। सेकेंड, टेंसाइल स्ट्रेस इज टेकन बाय स्टील ओनली, और द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज इग्नोर्ड। ये दो एजम्पशंस कॉमन है WSM और LSM। LSM लिमिट स्टेट मेथड और वर्किंग स्ट्रेस मेथड दोनों के लिए कॉमन एजम्पशंस है, दोनों में होते हैं ये प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग विल रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, और सेकेंड है कॉन्क्रीट के टेंसाइल स्ट्रेंथ को इग्नोर किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि जो स्टील है सिर्फ उसी का यूज़ होता है टेंसाइल स्ट्रेस के लिए। ये टेंसाइल स्ट्रेस किसके द्वारा ली जाती है, स्टील के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 337 ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इन बोथ वर्किंग स्ट्रेस
and limit state methods of design. Question number 338. The ratio of lateral pressure of bulk storage material at the time of emptying to it at the time of filling. आपको यहाँ पर स्टोरेज मटेरियल के लिए बताना है लेटरल प्रेशर कितना होगा, रेशियो बताना है जब वो खाली हो और जब उसको में फिल किया गया है। ठीक है, दो कंडीशन है। तो लेटरल प्रेशर कब ज़्यादा होता है, जब वो खाली होगा। लेटरल प्रेशर जब वो एम्प्टी होगा उस केस पे ज़्यादा होता है, और जब उसको फिल कर देंगे, उसमें कोई मटेरियल फिल किया जाता है, तो वो लेटरल प्रेशर को बैलेंस कर देगा। जो बाहर से प्रेशर लगेगा उसको मटेरियल का जो वेट होगा वो उसको काउंटर बैलेंस करता है। इसीलिए जब उस पर फिल कर देंगे हम, ठीक है, फिल करेंगे तब उसमें लेटरल प्रेशर कम होता है, और जब वो खाली रहेगा उस समय लेटरल प्रेशर ज़्यादा होता है। इसका रेशियो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन नंबर 338 ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जब वो एम्प्टी होगा, ठीक है, तो ग्रेटर देन होता है किससे, जब फिल किया गया है। और इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, एम्प्टी डिवाइडेड बाय फिल ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन नंबर 339. In the design of pre-stressed concrete structures, which of the following limit states will come under the limit state of serviceability? First, flexural; second, shear; third, deflection; and fourth is cracking. Select the correct answer using the cost given below. In the limit state method, इसमें दो चीज़ें होती है लिमिट स्टेट मेथड में। फर्स्ट, द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स डील्स विद द सेफ्टी ऑफ स्ट्रक्चर। यदि हम लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की बात करते हैं तो ये डील करता है सेफ्टी ऑफ स्ट्रक्चर की, और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी डील विद द ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी को डील करता है, ठीक है, और लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स किसको डील करता है, सेफ्टी ऑफ स्ट्रक्चर। Serviceability limit state design of structures includes factors such as durability, shear, deflection and cracking. लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें ड्यूरेबिलिटी, shear, डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग। क्वेश्चन नंबर 339, इसमें फर्स्ट को यदि हम छोड़ देंगे तो तीनों आएगा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। 2, 3, 4, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 339 ऑप्शन सी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 340। गिवन डेट फाई इज द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, पी इज द सेफ बियरिंग कैपेसिटी एंड गामा इज द यूनिट वेट ऑफ सॉइल। द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन ऑफ अ मेसनरी फुटिंग इज गिवन बाय। ये क्वेश्चन हमने सॉइल मैकेनिक्स में भी किया था। मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, सॉइल मैकेनिक्स। तो इसका आंसर क्या होगा, रेनकाइंस फॉर्मूला फॉर मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, DF इज इक्वल टू P नॉट बाई गामा 1 माइनस साइन फाइव डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन फाइव स्क्वायर। DF मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इन मीटर्स, P नॉट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इन किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, gamma density of soil or the unit weight of the soil in kilonewton per meter cube, find the angle of repose of soil। ये फॉर्मूला होगा। क्वेश्चन नंबर 340 आंसर क्या होगा, आंसर डी इज करेक्ट। P बाई गामा 1 माइनस साइन फाइव डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन फाइव स्क्वायर। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।